जब दुनिया मां बनने से इनकार कर देती है, तब अंधेरा खुद एक मां बन जाता है। हिमाचल के पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था, ब्रह्मपुर। गांव अत्यंत सुंदर था, लेकिन जंगल के भीतर एक पुराना जर्जर डाक बंगला था, जिसके बारे में लोग चुप रहना ही बेहतर समझते थे। कहा जाता था, जंगल की रातों में कोई और भी रहता है, ऐसा कोई जिसका नाम भर लेने से ही हवा ठंडी पड़ जाती है। लेकिन ये सारी बातें केवल कहानियां लगती थी, जब तक देवराज अपनी बेटियों को लेकर वहां कदम नहीं रखता। देवराज एक स्कूल शिक्षक था, लेकिन पत्नी की मृत्यु के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। कर्ज, नौकरी का दबाव, अवसाद, इन सब ने मिलकर उसे भीतर से तोड़ दिया था। उसके घर में हर रोज रोशनी जलती रहती थी, लेकिन उसके मन में अंधेरा उतर चुका था। एक रात गौरी 6 वर्ष और हेलाली 3 वर्ष दोनों कंबल में लिपटी 3 सो रही थी। तभी देवराज भारी भारी सांसें लेता हुआ कमरे में आया। आंखें लाल थी, हाथ कांप रहे थे, और उसके हाथ में कुछ था, एक चाकू। गौरी की नींद टूट गई। वह घबराई हुई फुसफुसाई, पापा। देवराज की आवाज धीमी और टूटी हुई थी, आज इस दर्द को खत्म कर देता हूं, तुम दोनों को, मुझे, सबको। गौरी के होश उड़ गए। लाली फूट फूट कर रोने लगे। बिना कुछ सोचे समझे देवराज ने दोनों बच्चियों को उठा लिया, उन्हें शॉल में लपेटा और रात के गहरे अंधेरे में जंगल की ओर ले गया। पहाड़ी सड़क पर केवल हवा की चीख और पेड़ों की सरसराहट गूंज रही थी। वह स्कूटर चला रहा था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह निर्जीव था। गौरी डर के मारे उसकी कमर कसकर पकड़े हुई थी। वह कांपती हुई बोली, पापा, हम कहां जा रहे हैं? देवराज ने बस एक ही पंक्ति कही, जंगल में सब खत्म हो जाएगा। लाली जोर जोर से रोते हुए चिल्ला रही थी। जंगल और भी गहरा होता चला गया। अंततः स्कूटर एक पुराने डाक बंगले के पास आकर रुक गया, जहां लोग शाम के बाद जाना अशुभ मानते थे। देवराज ने बच्चियों का हाथ पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए अंदर ले गया। अंधेरे में केवल हवा की गूंज थी। फर्श पर मिट्टी और सूखे बिर्च के पत्ते बिखरे पड़े थे। दीवार से एक पुरानी टेढ़ी लकड़ी की लाठी टिकी हुई थी। गौरी रोते हुए बोली, पापा, प्लीज घर चलिए। देवराज फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने दोनों हाथ गौरी के कंधों पर रख दिए। अचानक देवराज ने चाकू उठा लिया। वह सीधा गौरी की ओर बढ़ा। गौरी चीख पड़ी और घबराकर अपनी छोटी बहन को सीने से लगा लिया। हर कदम के साथ देवराज और भी ज्यादा पागल दिखाई देने लगा। दुनिया तुम्हें दर्द देगी, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। उसने चाकू उठाया और तभी एक ठंडी हवा का तेज झोंका डाक बंगले की दीवारों को चीरता हुआ अंदर आ गया। देवराज के हाथ से चाकू छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। गौरी ने देखा, अंधेरे के एक कोने से लंबे टेढ़े हाथ निकलकर जमीन को घसीटते हुए आगे बढ़ रहे थे। अगले ही पल उन हाथों ने देवराज को पीछे से उठाया, हवा में लटका लिया और उसे घसीटते हुए बंगले के बाहर ले गए। गौरी डरते डरते उनका पीछा करती हुई बाहर आई। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा, एक झाड़ के नीचे देवराज का शरीर पड़ा था। उसकी गर्दन अपने आप एक अजीब कोण में मुड़ चुकी थी, आंखें पलट चुकी थी, शरीर पूरी तरह शांत था। वह वहीं मर चुका था। गौरी और लाली एक कोने में सिमटी हुई खड़ी थी, सिसकियां भर रही थी। अंधेरे के भीतर से एक परछाई उन्हें देख रही थी, लेकिन इस बार उसके कदम डरावने नहीं थे, वे हल्की हवा जैसे शांत थे। लाली ने रोने के बजाय अपने दोनों हाथ उसकी ओर बढ़ा दिए, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा अपनी मां को देखकर करता है। उस परछाई ने लाली को हाथों से नहीं पकड़ा, उसने उसके गाल को एक ठंडी मुलायम हवा से सहला दिया। गौरी को ऐसा लगा मानो कोई उन्हें प्यार से धीरे धीरे समझा रहा हो। परछाई ने दोनों को अपनी ओर खींच लिया। फिर वह उन्हें बंगले के एक कोने में ले गई, जहां एक पुराना पलंग रखा था। उसने उन्हें कंबल से नहीं, अपनी ठंडी आत्मिक हवा से ढककर सुला दिया। पूरी रात वह उनके पास बैठी रही, उनकी देखभाल करती रही, एक सच्ची मां की तरह। गौरी और लाली गांव से गायब हो चुकी थी। सभी का मानना था कि देवराज उन्हें जंगल में ले गया और वहीं तीनों की मौत हो गई। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। 5 साल बाद वे दोनों जिंदा थी।
पर अब इंसानों जैसी नहीं रही। उनकी आदतें बदल चुकी थी। वे जमीन पर रेंग कर चलती थी, अंधेरे में साफ देख लेती थी और हवा में छिपी हर हलचल को महसूस कर सकती थी, क्योंकि उनकी मां अब इंसान नहीं रही थी। वह थी आई, जो उन्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी और अब कोई भी उन्हें उससे अलग नहीं कर सकता था। न दुनिया, न पुलिस, न कोई डॉक्टर। आई ने उन्हें अपना बना लिया था, हमेशा के लिए। 2 साल बीत चुके थे। रात के सन्नाटे में देवराज की चीख आज भी जंगल की हवा से चिपकी हुई गूंजती हुई महसूस होती थी। उस रात के बाद से गौरी और लाली एक पुराने सूखे पड़े डाक बंगले में रहने लगी थी, घने जंगल के बीच, लोगों की नजरों से बहुत दूर। वहां सिर्फ 3 चीजें थी, 2 लड़कियां और एक साया। पहाड़ी गांव के लोगों ने पिछले कुछ महीनों में अजीब अजीब बातें सुनी थी। रात में बच्चों की हंसी, जंगल में पैरों के घिसटने की आवाज, कभी कभी रुक रुक कर आती किसी औरत जैसी सांसें। एक दिन गांव का लकड़ी कारीगर हरीश जंगल में चला गया। उससे पहले एक पतली सी सीटी जैसी आवाज सुनाई दी। आई। पहले तो उसे लगा कि कोई बच्ची रो रही होगी, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, वहां 2 लड़कियां खड़ी थी। गंदे कपड़े, उलझे हुए बाल और आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास, और उनके पीछे एक हिलती हुई परछाई। वह आदमी थी या औरत, पता नहीं, लेकिन शरीर से ज्यादा उसके आसपास की हवा कांप रही थी। हरीश बिना पीछे देखे भाग खड़ा हुआ। रात होते होते गांव में यह बात फैल चुकी थी। जंगल में किसी औरत का साया 2 बच्चों को संभाल रहा है। देवराज का भाई तेजस पिछले 3 वर्षों से अपने भाई और भतीजियों की तलाश कर रहा था। इसी साल जब वह पहाड़ों में आया तो उसने पहली बार एक सच्ची सुराग सुनी। जंगल में 2 छोटी बच्चियां देखी गई हैं, बिल्कुल आवारा जैसी। उनके साथ कोई और भी होता है। यह सुनते ही तेजस का दिल भर आया। वे गौरी और लाली ही होंगी। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पुष्टि की। जंगल के किनारे कुछ छोटे छोटे पदचिह्न मिले थे। बिना ज्यादा सोचे समझे तेजस अपनी पत्नी रोशनी के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। तेजस ने टॉर्च की रोशनी में देखा तो पेड़ के पीछे से एक लड़की निकल कर आई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और वो बहुत डरी हुई लग रही थी। वो लड़की लगभग 10 से 12 साल की थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी भय की छाया थी। तेजस और रोशनी ने बच्चियों को धीरे धीरे मनाया और उन्हें मुंबई के सुरक्षित और अलग थलग घर ले आए। घर पूरी तरह चाइल्ड फ्रेंडली था, लेकिन एक शांत कोना भी रखा गया जहां बच्चियां खुद को सुरक्षित और आरामदायक महसूस कर सकें। तेजस और रोशनी ने अपनी दैनिक दिनचर्या बच्चियों के हिसाब से ढाल ली। हेल्दी खाना, खेल का समय और अनंत धैर्य। गौरी को शुरू में इस नए माहौल में अडेप्ट होने में काफी कठिनाई हुई, लेकिन लाली, जो आई के साथ सब कुछ प्राकृतिक रूप से अनुभव कर चुकी थी, थोड़ी हिचकिचा रही थी। फिर भी धीरे धीरे नई जिंदगी को अपनाने लगी। लेकिन मुंबई का शहरी वातावरण भी आई को रोक नहीं पाया। कभी कभी लाली को रात में कोई हल्की सी परछाई दिखाई देती थी। लाइट झपकती, जैसे कोई लालटेन ऑन ऑफ कर रहा हो। गौरी ने भी कभी कभी अचानक हवा का तेज झोंका महसूस किया, जो केवल बच्चियों के आसपास ही आता। तेजस और रोशनी ने देखा, बच्चियां सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि कौन या क्या यह सब कर रहा है। रोशनी ने धैर्य के साथ बच्चियों की देखभाल करना शुरू किया। लाली को धीरे धीरे खाना खिलाया, खेल के समय में शामिल किया और धीरे धीरे उसकी जंगल की आदतों का सम्मान किया। गौरी को किताबें और बुनियादी पढ़ाई सिखाई, लेकिन उसे ज्यादा दबाव नहीं डाला। गौरी और लाली धीरे धीरे समझ गईं कि तेजस और रोशनी उनके सच्चे मानव संरक्षक हैं, लेकिन आई की मौजूदगी उनके आसपास हमेशा बनी रहती थी। रात को जब बच्चियां सोने जाती थी, आई के सूक्ष्म संकेत जारी रहते। दूर से परछाई, धीमी फुसफुसाहट और सुरक्षात्मक ऊर्जा। गौरी और लाली जानती थीं कि कोई उन्हें हानि से बचा रहा है, लेकिन वह अब भी सामने नहीं आती थी। रोशनी ने गौरी से कहा, बेटा, अगर तुम्हें कुछ भी महसूस हो, मुझे या तेजस को बता देना, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे।
गौरी ने चुपचाप सिर हिलाया और अपने छोटे से बेड कोने में लाली को गले लगा लिया। मुंबई के घर में बच्चियां धीरे धीरे समायोजित हो रही थी। गौरी अब थोड़ी समझदार हो गई थी और लाली अभी भी छोटी और जंगल जैसी इंस्टिंक्ट्स वाली ही रही। तेजस और रोशनी चाहते थे कि बच्चियां सामान्य जीवन जीना सीखें और इसके लिए उन्होंने एक मध्यम उम्र की शिक्षक सुमन आंटी को हायर किया। सुमन आंटी एक साधारण और कड़क महिला थी जो बच्चियों को शिष्टाचार, बुनियादी पढ़ाई लिखाई और सामाजिक व्यवहार सिखाती थी। रोज सुबह 10 बजे बच्चियां उनके साथ रीडिंग और राइटिंग करती। लंच के बाद सरल बातचीत और टेबल मैनर्स पर ध्यान दिया जाता। गौरी ने धीरे धीरे कुछ चीजें सीख लीं, लेकिन लाली अब भी अपने जंगल जैसे इंस्टिंक्ट्स पर कायम रही। खुद ही खाना पकड़ना, चीजें छुपाना और तेजी से इधर उधर चलना। लाली जब सुमन आंटी के निर्देशों का पालन नहीं करती तो एक बार परछाई झपकी। गौरी ने हल्की सी फुसफुसाहट महसूस की, जैसे कोई कह रहा हो, बच्चों को मत छुओ, उन्हें यह नहीं समझना चाहिए। उस रात जब बच्चियां सोने गईं, उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ अजीब उनके आसपास हिल रहा है, लेकिन वह अभी तक किसी ठोस रूप में सामने नहीं आया था। सुमन आंटी को लगने लगा था कि ये बच्चियां अब भी जंगल की दुनिया में ही जी रही हैं और इन्हें सख्त अनुशासन की जरूरत है। एक दिन सुमन आंटी ने लाली को जोर से डांटा और अनुशासन सिखाने के लिए उसका हाथ कुछ ज्यादा कसकर पकड़ लिया। लेकिन यह हरकत आई के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। आई ने उसे केवल डांटना नहीं समझा, बल्कि बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाला कृत्य मान लिया। उस पल से आई की नजर में सुमन आंटी एक खतरा बन चुकी थी। अगले ही पल सुमन आंटी ने अचानक चीख मारी। गौरी और लाली ने देखा कि परछाई हिल रही है। दूर से कुछ भारी और तेज उनके पास आया। आंटी के सिर से खून निकलने लगा और वह गिर पड़ी। गौरी और लाली सिर्फ जम गईं, लेकिन तेजस और रोशनी ने यह दृश्य देखा नहीं। वे घर के दूसरे कमरे में थे। सुमन आंटी की मौत भयानक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़कर उसके शरीर को जोर से फर्श पर पटक रही हो। लाली पहले कुछ पल के लिए उलझन में पड़ गई, फिर अचानक चीख पड़ी, मुझे पता था कोई हमारी मदद कर रहा है, वही आई है। गौरी ने लाली को कसकर गले लगा लिया और कांपती आवाज में बोली, हां, वह हमारे साथ है और हमें बचा रही है। तेजस और रोशनी ने वह दृश्य नहीं देखा। उन्हें बस इतना पता था कि बच्चियां सुरक्षित हैं, और उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सब किसी अलौकिक शक्ति की हरकत थी। पूरी रात लालटेन झपकती रही। पेड़ों की परछाइयां दूर से हिलती डुलती रहीं। किसी लोरी की धीमी फुसफुसाहट और सुरक्षा भरे संदेश हवा में घुलते रहे। तेजस और रोशनी को महसूस हो रहा था कि घर में कुछ अजीब घट रहा है, लेकिन वे अब तक यह समझ नहीं पाए थे कि यह आई की अलौकिक मौजूदगी है। तेजस और रोशनी पूरी तरह डर चुके थे। सुमन आंटी की मौत हो चुकी थी और पुलिस आकर जांच शुरू कर चुकी थी। गौरी और लाली एक दूसरे को पकड़े चुपचाप बैठी थी। रात की ठंडी हवा टूटी हुई खिड़कियों से भीतर घुस रही थी और तेजस और रोशनी भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहे थे। तेजस ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, यह सब सुमन आंटी के साथ किसने किया? लाली शांत रही, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन गौरी ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, वो आई ने किया। रोशनी ने घबराई हुई आवाज में पूछा, बेटा, आई कौन है? लाली ने कहा, वो हमारी आई है। जिस दिन पापा हमें उस बंगले में ले गए थे, उसी दिन आई ने ही हमें बचाया था। पापा को भी आई ने ही मारा था और तब से वो हमारी रक्षा कर रही है। गौरी ने आगे कहा, आई को लगा कि सुमन आंटी हमें चोट पहुंचाना चाहती थी, इसीलिए आई ने उन्हें नुकसान पहुंचाया। तेजस और रोशनी अब भी डरे हुए और पूरी तरह उलझे हुए थे। फिर तेजस ने बच्चों से पूछा, आई हमारे बारे में क्या सोचती है? गौरी ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, आई चाहती है कि आप लोग जल्द से जल्द हमें उसे सौंप दें।
वरना वो जो करेगी आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सब बेहद थक चुके थे। पुलिस भी जा चुकी थी। रोशनी ने दोनों लड़कियों को चुपचाप सुला दिया। उस रात गौरी ने आंखें बंद की। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। हवा कमरे में चक्कर काट रही थी और परछाइयां दीवारों पर नाच रही थी। और अचानक उसे एक दृश्य दिखाई दिया। एक युवा लड़की हिमाचली कपड़े पहने हुए अपने बच्चे को गोद में उठाए भाग रही थी। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरा आंसुओं से भरा था और वह पूरे जंगल में बदहवास सी दौड़ रही थी। उसने बस एक ही शब्द दोहराया, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, कोई मुझे उससे मत अलग करो। पीछे से गांव वालों की आवाजें आ रही थी, चीखती हुई, गुस्से से भरी हुई। गौरी को उस स्त्री के डर और दुहक का एहसास होने लगा, इतना वास्तविक मानो वह पीड़ा सीधे उसके दिल को भेद रही हो। खोज के दौरान तेजस और रोशनी को कुछ पुराने रिकॉर्ड्स और अखबारों की कतरनें मिली, पत्र, एक डायरी और उस परित्यक्त डाक बंगले का इतिहास। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। गौरी के उस दृश्य में दिखाई देने वाली युवा लड़की सावित्री उसी इलाके के एक स्थानीय गांव की थी। उसकी एक नवजात बच्ची थी जो चोरी छिपे जन्मी थी। गांव वाले उसे पागल कहते थे और उसका बच्चा उससे छीनने की कोशिश करते थे। अपने बच्चे को बचाने के लिए सावित्री जंगल की ओर भागी और उसी डाक बंगले तक पहुंच गई। वह किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि कोई उसका बच्चा उससे छीन ले। इसी डर और बेबसी में वो अपने बच्चे को गोद में लिए एक गहरी खाई में कूद गई। उसका शरीर कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं कि जंगल ने उसे निगल लिया, या फिर वह कुछ और बन गई, एक ऐसी आत्मा जो अपने खोए हुए बच्चे के लिए वापस लौटी। लाली, वह छोटी बच्ची, आई के खोए हुए बच्चे जैसी थी, और गौरी आई के अपनी किशोरावस्था की छवि जैसी। आत्मा बन जाने के बाद आई उसी डाक बंगले और जंगल से बंध गई थी, हमेशा बच्चों की रक्षा करते हुए। अब परछाइयों और हवा की अजीब गतिविधियां समझ में आने लगी थी। वह हवा जो बच्चों को खतरे से दूर रखती थी, वे परछाइयां जो किसी को भी उन्हें नुकसान पहुंचाने से रोक देती थी, वह लोरी जो लाली को सुकून देती थी। तेजस और रोशनी ने भी यह सब महसूस किया। छोटी छोटी ऐसी घटनाएं जिन्हें किसी भी तर्क से समझाया नहीं जा सकता था। गौरी ने धीमी आवाज में लाली से कहा, लाली, वह हमारी आई है जो हमेशा हमारे साथ रहती है और हमें बचाती है। लाली अब भी जंगल की बच्ची जैसी गौरी को कसकर पकड़े हुए थी। वह आई की गर्माहट महसूस कर रही थी, भले ही वह सब कुछ पूरी तरह समझ ना पा रही हो। तेजस ने रोशनी का हाथ थामते हुए कहा, यह हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। हम समझते थे कि हम इन्हें बचाने आए हैं, लेकिन शायद हमें पहले इसे समझना पड़ेगा। रोशनी की आंखों में आंसू थे। उसने भर्राई आवाज में कहा, ये सिर्फ बच्चे नहीं हैं, ये असाधारण है। हम इन्हें जबरदस्ती नहीं कर सकते, अभी नहीं। और तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से पटक गया। पूरा बंगला कांप उठा, परछाइयां और भी गहरी हो गईं। दरवाजे के बाहर से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मेरे बच्चे, कोई उन्हें मत छुओ। गौरी और लाली जड़ होकर रह गई। यहां तक कि तेजस और रोशनी ने भी महसूस किया ठंड की एक तीखी लहर जो उनके भीतर तक चुभ गई। अब आई की शक्ति सबके सामने साफ थी, और यह रात अभी खत्म नहीं हुई थी। तेजस और रोशनी ने अंततः यह निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे गौरी और लाली को कुछ नहीं होने देंगे। सबकी जान खतरे में थी। तेजस ने रोशनी से कहा, हम बच्चों को लेकर मंदिर चलेंगे। अब केवल भगवान ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन आई का इरादा कुछ और ही था। जैसे ही आई ने महसूस किया कि ये लोग गौरी और लाली को अपने साथ कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वह भयानक रूप से क्रोधित हो उठी। वह समझ चुकी थी ये लोग उसके बच्चों को उससे अलग करना चाहते हैं। और तभी एक परछाई हिली, लेकिन अब वह सिर्फ एक मौजूदगी नहीं थी। आई का पूरा रूप सबके सामने आ चुका था। एक लंबा, दुबला, बिखरा हुआ आकार, फटे हुए कपड़े जैसे जंगल में वर्षों पुराने हों, उलझे हुए बाल, गहरी और अंधेरी आंखें, त्वचा हल्की पारदर्शी और पीली, और उसके
कसकर गले लगा लिया। आंखों में आंसू थे पर आवाज में हिम्मत। तुम सुरक्षित हो और अब सब ठीक हो जाएगा। गौरी ने धीमी पर सधी हुई आवाज में कहा, मैं समझ गई हूं आई का सच और उसकी मोहब्बत। अब लाली की जगह उसके साथ है और मेरी जगह रोशनी आंटी के साथ। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन आज भी कभी कभी रात के सन्नाटे में हवा के साथ एक हल्की सी लोरी सुनाई देती है। एक याद, एक बलिदान और एक आई की मोहब्बत जो हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करती रहेगी। हर बच्चा अपनी मां के साथ नहीं रहता, लेकिन हर मां अपने बच्चे के लिए जिंदगी और मौत के बीच खड़ी रहती है।